हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बिहार ने क्या है, हाल ही में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को पाने के लिए अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है और इसमें यदि किसी स्टेट को डाल दिया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, राइट। और बिहार जो है इस चीज़ के लिए डिमांड क्यों कर रहा है और कब से ये डिमांड निकल करके आई हुई है। ठीक है, और उसमें क्या क्या अड़चनें आ रही हैं और एक स्टेट को इस फील्ड में शामिल होने के लिए किन कैटेगरीज़ को या किन क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा यदि आप पसंद आता है तो। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि बिहार डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला कारण तो ये निकल के आता है कि क्यों डिमांड कर रहा है और चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाई इज़ बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये किसका है, द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है, राइट। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है कि हाल ही में जो बिहार की लोकल कैबिनेट है उसने क्या किया है कि SC/ST का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है, यानी कि इस चीज़ की केंद्र सरकार से मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है। अब हम लोग यदि बात करें बिहार की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये क्या है, आपका कंट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा स्टेट है, बिहार है। ठीक है, अब आपको इसमें ये बताना है कि ये कितने राष्ट्रीय और कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है, सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी है क्या। ठीक है, जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, कास्ट सेंसस 2022 हुआ है, उसके रिजल्ट अभी हाल ही में आए हैं, तो उसके जो निष्कर्ष निकल के आए हैं उनकी बात से क्या है, इस चीज़ की मांग जो है और तेज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि 1/3 आबादी जो है, यानी करीब 1/3 पॉपुलेशन जो बिहार की है वो निर्धनता में जीवन यापन ज्ञान कर रही है अपना। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा निर्धन है। कहाँ की? बिहार की, राइट। अच्छा, यदि हम SC/ST की बात करें तो ये करता क्या है कि ये भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता करता है। यानी कि कहीं पर क्या है कि जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी हैं या सामाजिक आर्थिक ताना बाना ऐसा बुना गया है उस जगह पर कि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो अगर उसको SC/ST का स्टेटस दे दिया जाता है तो वो ग्रोथ करने में ज़्यादा आगे बढ़ता है, राइट। खैर, अगर इस प्रस्ताव की बात करें, इस चीज़ की बात करें, तो संविधान में कहीं भी SC/ST यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इसके वर्गीकरण की बात करें तो 1969 में यानी कि 1969 में जो 5वें वित्त आयोग थे उनकी सिफारिशों के आधार पर इसको किया गया। अब इसमें आप ये बताइए कि जो 5वें वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे, राइट। और सबसे पहली बार अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 1969 में जो सबसे पहली बार कौन कौन से स्टेट्स थे या यूटी थी जिनको क्या दिया गया, कैटेगरी का यानी कि SC/ST का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड, ये क्या थे, 3 ऐसे स्टेट थे जिनको सबसे पहली बार जो है विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, राइट। बाद में इसकी बात की जाए तो योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SC/ST प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी कि योजना आयोग की जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसमें योजना के लिए जो है इसको प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर बिहार डिमांड कर रहा है तो बिहार की जो हाल ही में कास्ट सेंसस हुआ है उसमें क्या आंकड़े रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है ये, पिछड़ा वर्ग, अगर OBC और अति पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो दोनों को मिलाकर के लगभग 63% का क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन जो बिहार की है वो 13,07,25,310 है। ठीक है, जिसमें से लगभग 63% क्या है, OBC और EBC यानी कि अति पिछड़ा वर्ग हैं, राइट। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% और अनुसूचित जाति 1.68% और सामान्य जो है वो क्या है 15.1
0.52% है। तो ये क्या है, बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो डेटा रिजल्ट निकल के आया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जब से निकल के आया है तभी से क्या है, इस चीज़ की डिमांड जो है और ज़्यादा तेज कर दी गई है। खैर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना, इन स्टेट को मिला करके अब तक भारत में जो है करीब 11 राज्य या 11 राज्य ऐसे हैं जिनको जो है इस विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। राइट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट इसमें क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना जो है वो क्या है, सबसे नया स्टेट है जो हाल ही में फॉर्म हुआ है और इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। अब आंध्र प्रदेश से अलग करके किस सन में बनाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, अगर हम SCS की बात करें तो ये विशेष दर्जे से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है और विशेष दर्जा दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, विशेष दर्जे की बात करें, SCS में क्या है कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि उसको एडमिनिस्टर करने के लिए और पॉलिटिकल राइट्स भी क्या है इसमें मिल जाते हैं। जबकि अगर हम केवल SCS की बात करें तो इसमें आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित होते हैं, यानी कि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें हम आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 को जो है विशेष दर्जा प्राप्त था, ना कि SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं था। आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर शामिल था उसको विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में अपने रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें इसमें, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठ के आता है कि कौन कौन सी वो क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल किया जाएगा। तो एक गाडगिल सिफारिश आई थी और गाडगिल सिफारिश 2013 में आई थी और इसी के आधार पर जो है कुछ पॉइंट रखे गए कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो जो स्टेट है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कैसा होना चाहिए, पहाड़ी इलाका होना चाहिए। ठीक है, और कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, या जनजातीय जनसंख्या जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनकी संख्या ज़्यादा है तब भी आपको ये मिल सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल जो कंट्री हैं, सीमाओं पर स्ट्रेटजिक स्थिति होनी चाहिए और आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन होना चाहिए। यानी कि आर्थिक रूप से और जो फंडामेंटल रूप से है वो क्या होना चाहिए, उसमें पिछड़ापन होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें इस स्टेटस को पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राज्य के वित्त की अव्यवहार प्रगति हो, यानी कि वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में राज्य जो है ज़्यादा स्टेबल ना हो। राइट, तो ये क्या है, गाडगिल सिफारिश के आधार पर क्या है कुछ पॉइंट दिए गए थे कि जिनके आधार पर आप इसमें जुड़ सकते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो जो आगे इसमें क्या दिया गया है, देखिए कि इससे लाभ क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी को दे दिया गया SCS का स्टेटस तो उससे लाभ क्या होगा। तो देखिए, गाडगिल मुखर्जी फार्मूले द्वारा सबसे पहले जो पहले नियम था उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, कि जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला लाया गया था उसके तहत क्या था कि लगभग 30% की केंद्रीय सहायता मिलती थी। अगर किसी को SCS स्टेटस दे दिया गया है तो उसको 30% क्या होगा, सेंटर से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने के लिए सहायता मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में योजना आयोग के विघटन के बाद, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है योजना आयोग का विघटन करके 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया, आपका नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो इसमें किया क्या गया कि जो डिविडेंड पूल था, यानी कहने का मतलब ये है कि जो धनराशि मिलती थी 15वें वित्त आयोग के तहत वो 32% से बढ़ा करके 41% कर दी गई थी। किसमें, वित्त आयोग के तहत। राइट, जो स्टेट को मिलती थी, यानी कि पहले स्टेट्स को 32% सेंटर से स्टेक मिलता था, उसके बाद जो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा इसको बढ़ा करके 41% कर दिया गया। राइट, केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है।
अब आपको चीज़ मालूम होना चाहिए कि 2 प्रकार की स्कीम होती हैं, एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। तो जो सेंट्रल प्रायोजित होती है, ठीक है, यानी सेंट्रल सेक्टर होती है, तो उसमें क्या है 90% है, ठीक है। और जबकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें 60% या कुछ स्टेट के मामले में 75 मिलती है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन क्या होता है कि वो लैप्स नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो ही फंडिंग स्टेट को मिली हुई है तो ऐसा नहीं कि वो लैप्स कर जाएगा। जैसे आपने MPLAD के बारे में सुना होगा, यानी कि जो सांसद निधि होती है वो भी क्या है 5 साल में लैप्स नहीं होती है और वो आगे उसमें जुड़ जाती है अगले वित्त वर्ष में, राइट। केंद्र के सकल बजट का लगभग जो है 30%, यानी जो भी कंप्लीट बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है, ठीक है। ये क्या है, कुछ इसके पॉइंट हैं। और यदि हम बात करें इसमें तो प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ऐसा किया गया, या ये लाभ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखना था कि इससे जो है हानियाँ क्या होंगी, नुकसान क्या होंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे क्या है, बढ़ गए हैं। यानी कि जो जॉब ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बदलाव आया है, इसकी वजह से भी क्या है समस्याएं बढ़ गई हैं। और अगर पर्टिकुलरली बिहार की बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ये जूझ रहा है। और बार बार आने वाली जो नेचुरल हैजार्डस हैं या नेचुरल गतिविधियां हैं, उनकी वजह से आजीविका और आर्थिक स्थिरता भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, राइट। तो अब प्रश्न ये इसमें यही उठता है आगे कि क्या बिहार जो है वो SC/S के जो अनुदान के लिए एक क्राइटेरिया होता है उनको फॉलो करता है। तो यदि मानदंडों की बात की जाए तो ये पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, ठीक है। यानी कि पहाड़ी इलाके और जियोग्राफिकल कंडीशन जो है इसकी, जो उसमें डिमांड रखी गई है, उनको पूरा नहीं करता, ठीक है। जिसे बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि फंडामेंटल अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो पहाड़ी इलाके हैं या जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि आप उसमें जो है कंप्लीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर साथ ही हम लोग बात करें इसमें कि 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा और SC/S के बजाय बहुआयामी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिसमें क्या कहा गया कि राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य पुनः विचार किया जा सकता है। ये किसने कहा था, तो ये रघुराम राजन समिति जो 2013 में आई थी उसमें कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो पीछे गडगिल समिति का मैंने मेंशन किया था उसमें 2013 मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है, या एग्जैक्ट ईयर क्या है, शायद मैं उस चीज़ को गलत बोल गया हूँ। आगे देखें, यदि विशेष श्रेणी की दर्जे SC/S से संबंधित चिंताएं क्या हैं। देखिए, SC/S में जो राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो आपको क्या होगा, वित्तीय जो भार है वो केंद्र सरकार पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से समस्या ये भी निकल के आएगी कि जो गैर विशेष श्रेणी दर्जा राज्यों के बीच में असमानता या असंतोष उत्पन्न हो सकता है। यानी कि ऐसे जो स्टेट हैं जिनको ये कैटेगरी नहीं मिली हुई है तो वो इस चीज़ से असंतोष जाहिर कर सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो SC/S वाले राज्य जो है वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो सेंट्रली जो फाइनेंस होता है, सेंट्रल फाइनेंस होता है, उस पर ज़्यादा क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। यानी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। यह संभावित रूप से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित करता है। यानी कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और दूसरी तरफ हम SC/S का स्टेटस दे करके राज्यों को एक तरीके से बैसाखी से चलने का काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों को लेकर के हम बहुआयामी या बहुत लंबे समय तक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अच्छा, अगर आगे बात की जाए तो SCS के अनुदान के बाद भी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे SCS के तहत कोई राज्य जुड़ा हुआ है तो उसको जो धनराशि मिलती है उसमें प्रशासनिक अक्षमताएँ यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है भ्रष्टाचार और योजना की कमी कि कैसे आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जिससे होता क्या है कि धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए करने में बाधक बन सकती है, यानी कि जहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल किया जाना है वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए जो है ये क्या है, इसमें समस्याएं हैं। तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।